नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कैंडिडेट चॉइस। एक बार फिर से आप सब आ चुके हैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है कैंडिडेट चॉइस पे। और आज एक ज्वलनशील मुद्दा मैं लेकर आया हूं जिसका नाम है इनहेरिटेंस लॉ, यानी कि ये कल से बहुत ज्यादा न्यूज में भी है, क्योंकि पीएम मोदी ने भी अपने भाषणों में, चुनावी रैलीज में इसका जिक्र किया हुआ है। साथ ही साथ राहुल गांधी की स्कीम से कैसे ये रिलेट कर रहा है, इसके बारे में पूरा जानेंगे। और जानेंगे कि राहुल गांधी किस तरीके से अपने ही ताबूत में हर दिन एक नया कील लगाते जा रहे हैं। कुछ वो खुद लगाते हैं, कुछ उनके साथ वाले लगा देते हैं, और कुछ तो बाहर बैठे लगा देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस इनहेरिटेंस लॉ को। और पहले बात करेंगे कि कांग्रेस चाहती क्या है। जो आज की कांग्रेस है राहुल गांधी वाली, वो चाहती क्या है। तो जो आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इस समय जो महानुभाव की फोटो है, इसके बारे में अभी हम लोग बाद में बात करेंगे ताकि रेलेवेंस बन पाए, किस तरीके से इनके बयान को कैसे लिया जा रहा है। और ऑब्वियस सी बात है, ऑपोजिशन यानी कि बीजेपी जो है उसने किस तरीके से इसको उठाकर पेश किया है, और क्या किस हद तक उनका जो दावा है या इनका जो दावा है वो रेलेवेंट है। तो देखो, इनहेरिटेंस लॉ इज बीइंग रिच अ क्राइम, कांग्रेस प्लान वेल एक्सप्लेन। तो चलिए इस पे बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कांग्रेस क्या कर रही है। कांग्रेस इस समय एक्चुअली देखो हो क्या रहा है कि कांग्रेस पिछले 10 साल में ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं बना पाई है जो कि वो इलेक्शन में ले जाके फेस करा सके और वहां से उसको कुछ आउटपुट मिल सके। तो अभी तक क्या हो रहा था कि कांग्रेस हमेशा ऐसी पॉलिटिक्स खेलती थी जहां पर हिंदू मुस्लिम हो सके, यानी कि मुस्लिम्स का एक बहुत अच्छा एडवांटेज ये होता है कि वो काफी यूनाइट होकर वोट करते हैं। तो कांग्रेस ने हमेशा क्या किया, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश करी। बट क्योंकि बीजेपी जब से लास्ट 10 ईयर से आई है, तो आप ये ट्रेंड देखेंगे कि हिंदूज जो है वो भी एक होकर कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऑफ टाइम तक वो वोट करना शुरू कर चुके हैं। अब दिक्कत क्या फंस रही है कि सिंपली आप मुस्लिम्स को अपील कर नहीं पा रहे हैं, जबकि आप अभी मैनिफेस्टो में एक दिन वीडियो बना के लेके आऊंगा कांग्रेस का, आप मैनिफेस्टो देखेंगे और कई जगह से क्लेम ये भी है कि मुस्लिम लीग के जो मैनिफेस्टो था 1935 का, उसके भी कुछ पॉइंट सिमिलर वैसे ही दिखाई दिए। तो इतनी हद तक अपीसमेंट की जा रही है माइनॉरिटीज की, गलत नहीं है, लेकिन क्या केवल माइनॉरिटीज के लिए ही अपीसमेंट जरूरी है? और माइनॉरिटी में भी सबसे बड़ी माइनॉरिटी उसी के लिए, बाकी नहीं, जैन नहीं, बुद्ध नहीं, सिख नहीं, उनके लिए कोई चीज नहीं है। तो अब हो क्या रहा है कि अब अल्टीमेटली अभी तक क्या चल रहा था, रिलीजन वाली पॉलिटिक्स, अब क्या चल रही है, कास्ट पॉलिटिक्स। अब एक चीज मुझे समझ में नहीं आती, आप भी अपने व्यूज शेयर करिएगा। जब आपके पास कोई मुद्दा नहीं है तब आप एक कास्ट सेंसस को लेकर आए कि अब हम कास्ट सेंसस कराना चाहते हैं। सिंपल सी चीज है, फ्रॉम द लास्ट 60 ईयर्स 70 ईयर्स जो भी टाइम पीरियड आप कंसिडर करें, 60 ईयर्स कंसिडर करें, इनकी गवर्नमेंट थी। और क्या कास्ट सेंसस होकर उस बेसिस पे पॉलिसीज तब नहीं बनाई जा सकती थी जब हम आजाद ही हुए थे? उसके बाद 50-60 साल का ये अंतराल क्यों इतना वेस्ट किया गया, क्यों इतना उसको डिले किया गया कि पॉलिसीज अगर हमें बनानी है? अभी राहुल गांधी जी ने एक स्टेटमेंट में अभी रिसेंटली रैली में क्या बोला, जो फ्रेश कंट्रोवर्सी है, इन्होंने बोला हम एक्सरे करेंगे पूरी कंट्री का। एक्सरे में क्या करेंगे, कास्ट सेंसस तो करेंगे, साथ में हम ये भी जानेंगे कि किसके पास कितनी वेल्थ है, किसके पास कितनी वेल्थ है। अभी आपने सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश भी सुना होगा कि जरूरी नहीं है कि आप अपनी वेल्थ को, जो कैंडिडेट है वो जरूरी नहीं है कि वो एक्सप्लेन करे या बताए उसमें, जबकि ये पहले रूलिंग में था कि उसको बताना पड़ेगा। आप ये कह रहे हो, एक तरफ कोर्ट ये कह रहा है कि कैंडिडेट को भी जरूरी नहीं है कि वो डिस्क्राइब करे, एक तरफ आप ये कह रहे हो कि हम हर व्यक्ति की आय कैलकुलेट करेंगे कि किसके पास, किसकी जेब में कितना पैसा है। मेरा सवाल ये है कि आपको किसने ये हक दिया कि आप किसी की जेब में झांकिए? किसकी जेब में कितना पैसा आपको क्यों झांकना है, मुझे ये बताइए। फिर इनका कहने का मतलब है कि हम पॉलिसीज ऐसी बनाएंगे कि वो देश का कितने % पैसा किसके पास है। तो क्या अमीर होना एक गुनाह हो चुका है क्या अगर कोई पैसा इकट्ठा कर रहा है? अब इन्होंने एक चीज और अभी बोली कि हम रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करेंगे। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ आप कैसे करेंगे? यानी कि आप एक पूरा सांचा बनाएंगे कि किसके पास कितना पैसा, और जिनके पास ज्यादा पैसा उनसे लेकर आप रीडिस्ट्रीब्यूट करोगे। ये कैसे पॉसिबल है? या आप ऐसी पॉलिसीज बनाओगे कि उनके पास से पैसा निकल के दूसरे के पास आ जाए? तो यानी कि ये तो एक पर्टिकुलर सेक्शन को फायदा पहुंचाने वाली बात हुई। तो फिर आप बीजेपी को कैसे ब्लेम करते हो? बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि नहीं है? ठीक, अब इन्होंने लास्ट ईयर कर्नाटका चुनाव में एक चीज का यूज किया, एक फ्रेज का यूज किया कि जितनी आबादी उतना हक, जितनी आबादी उतना हक। मोदी जी ने इस पॉइंट को अभी भी उठाया कि जिनके 6 बच्चे हैं, जिनके 5 बच्चे हैं, जिनके 8 बच्चे हैं, उनको ज्यादा फायदा। भाई ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपके 8 बच्चे तो आपको 8 लड्डू मिलेगा, जिनके 2 बच्चे उनको 2 ही लड्डू मिलेगा। तो क्या ये गुनाह हो गया है कि आप कम बच्चे पैदा कर रहे हो?
तो ये पॉइंट सोचने वाले हैं। मुझे समझ नहीं आता राहुल गांधी के कौन एडवाइजर्स हैं, कौन इनको ये सलाह देते हैं, किस तरीके से सलाह देते हैं कि आप ये सारे स्टेटमेंट पब्लिक डोमेन में जाकर जारी करिए। ठीक है, मोदी जी ने बोला कि आपका पैसे लेके घुसपैठियों को दे देंगे, बाहर वालों को दे देंगे। उनकी गलती नहीं है, बात ये खुद ही मुद्दा दे देते हैं उनको। आप जब ये बोल रहे हो कि जितनी आबादी उतना हक, तो इसका मतलब तो सीधा सीधा यही हुआ। अब इनका मुंह देखिए यहाँ पर कैसे बैठे हुए हैं ये। इनको ये समझ ही नहीं आता है कि किस तरीके से हम अपनी चीजों को बोले, किस तरीके से अपनी चीजों को कहें। अब एक पॉइंट आपने देखा होगा, इनके मैनिफेस्टो में 1 लाख रुपए देंगे सालाना हर बेरोजगार को। 8,500 रुपए खटाखट 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 सबके अकाउंट में आएगा। जब 1,000 रुपए चालू किया था अखिलेश यादव ने बेरोजगारी भत्ता, तब यही कांग्रेस पार्टी थी जिसने विरोध किया था कि आप उसको सक्षम नहीं बना रहे, और आज की डेट में आप उनको पैसा दिए जा रहे हैं। क्या मतलब है? क्यों आप इस तरीके की पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं कि जो बेरोजगार है, जिसके पास कम पैसा है, उसको आप पिंच करिए कि आप हमको वोट करिए, तब आपके दिन सुधर जाएंगे। और जबकि पॉलिसीज के नाम के पास आपके, मतलब पूरा मैनिफेस्टो, पूरी चुनावी रैलीज इसके अराउंड घूम रही हैं कि कास्ट सेंसस होना चाहिए। कर लेंगे तो पता नहीं क्या होगा। कोशिश यही थी कि इलेक्शन से पहले हो जाए ताकि फायदा मिल सके, लेकिन नहीं हो पाया। अब ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात है कि यानी कि एक वर्ग से पैसा लेना और दूसरे वर्ग को पैसा ट्रांसफर करना, ठीक है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप देख रहे हो 8,500 बिना मतलब के दिए जा रहे हैं, क्योंकि आप बेरोजगार हैं इसलिए दिए जा रहे हैं आपको पैसा। अब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना हो, दैट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट केस, वो तो अलग की चीज होगी। केवल आप बेरोजगार हैं इसलिए आपको ये चीजें दी जाएंगी। साथ ही साथ अब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का, अब यहां पर पकड़िएगा पॉइंट को कि क्या यहां पर कांग्रेस का क्लेम हो गया कि उन्होंने बोला कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होगा, यानी कि आप ये मेक श्योर करेंगे कि किसी एक वर्ग के पास पैसा ना होके उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करें। ठीक, अब इसमें मैं आपको समझाता हूं कि अगला ताबूत में कील कैसे लगा। ये आपकी स्क्रीन पे जो समय दिख रहे हैं ये सैम पित्रोदा जी हैं। क्या होना है? सैम पित्रोदा जी। इस समय ये क्या है? चेयरमैन ऑफ इंडियन ओवरसीज कांग्रेस। ये इंडियन ओवरसीज कांग्रेस जो है उसके चेयरमैन है। वैसे इनकी एज आज के टाइम पर 82 ईयर्स है। साथ ही साथ ये राजीव गांधी यानी कि जो राहुल गांधी जी के पिताजी हैं उनके साथ ये उनके बहुत करीबी में थे, गांधी फैमिली के बहुत करीबी में भी थे और उनके एडवाइजर भी थे। इनका इंट्रोडक्शन देखिए, पढ़ते हैं थोड़ा सा। मिस्टर सैम पित्रोदा इज एन इंटरनेशनली रिस्पेक्टेड टेलीकॉम इन्वेंटर, एंटरप्रेन्योर, development thinker and policy maker who has spent 50 years in information and communication technology related global and national development, credited with having laid the foundation for India's telecommunication and technology revolution in 1980s। यानी कि 1980s में किसकी गवर्नमेंट थी? राजीव गांधी जी की। तो उनके साथ मिलकर जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट था उसमें इनका हाथ कहा जाता है। During his tenure as advisor to Prime Minister Rajiv Gandhi, Mr. Patriota led 6 technology mission related to communication, water literacy, immunization, dairy। तो ये इनके कंट्रीब्यूशन है। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं? ताकि आप ये रेलेवेंस जान सकें कि ये व्यक्ति है कौन और इसका स्टेटमेंट क्या था। अब सैम पित्रोदा जी ने एक इंटरव्यू टीवी पर एक इंटरव्यू देते वक्त एक चीज का जिक्र किया जिसको बोला इनहेरिटेंस लॉ, और ये बोला कि इनहेरिटेंस लॉ इंडिया में भी डिस्कस होना चाहिए, इंडिया में भी इसको एम्प्लाई होना चाहिए, यानी कि इंडिया में भी इसके बारे में बात होनी चाहिए। अभी इनहेरिटेंस लॉ है क्या? पहले मैं इसकी बात बता देता हूं। व्हाट इज इनहेरिटेंस लॉ? इनहेरिटेंस लॉ ये कहता है कि यूनाइटेड स्टेट का एक लॉ है, वो ये कहता है कि अगर कोई बंदा मर जाता है या डिसीज्ड है या उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी जो इनहेरिटेंस है, जैसे हमारे यहाँ क्या है, जैसे हिंदू मैरिज लॉ में क्या था, सॉरी हिंदू जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में क्या है कि आपकी जो वेल्थ है वो आपके बच्चों को मिल जाएगी, जिसमें लड़कियों का भी हक है लड़कों का भी हक है, सबका इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसका। ठीक, इनहेरिटेंस लॉ यहाँ पर क्या कह रहा है यूएसए का? वो ये कहता है कि जब आपका कोई बंदा मर जाएगा तो इनहेरिट करेगी जब उसकी आगे वाली पीढ़ी, उसमें इन्होंने जो बोला है कि ऑलमोस्ट 55% शेयर जो है उस प्रॉपर्टी का या उस मनी का वो गवर्नमेंट ले लेगी, यूएसए गवर्नमेंट ले लेगी, और 45% शेयर ही आगे ट्रांसफर हो पाएगा, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। यानी कि आप जीवन भर जो मेहनत करेंगे उसका तो टैक्स आप भरेंगे, साथ में जब आप मर जाएंगे तो जो आपने संपत्ति अर्जित करी है वो भी 55% चली जानी चाहिए, किसके पास? सरकार के पास चली जानी चाहिए। और साथ ही साथ इसमें आप देखिए कि जो इनहेरिटेंस लॉ है वो आज की डेट में पूरे यूएसए में लागू नहीं है, बट 6 स्टेट्स हैं उस कंट्री में, यूएसए में, जहां पर है, जैसे कि लोवा, केंचुकी, मैरीलैंड, नेब्रासा, न्यू जर्सी एंड पेनिसिल्वेनिया। ठीक
ठीक, तो ये 6 स्टेट हैं जो कि इसको कर रहे हैं और इसमें रेशियो डिवाइडेड है 1% से लेके 20% तक का है। तो यानी कि अगर आपके पिताजी ने 100 रुपए इकट्ठा किया, सैम पित्रोदा जी के अकॉर्डिंग आपके पास केवल 45 रुपए आना चाहिए। 55 रुपए जो है वो आपके पिताजी के मरने के बाद या आपके पेरेंट्स के मरने के बाद किसके पास चला जाना चाहिए? सिंपल से गवर्नमेंट के पास चले जाने चाहिए। अब इसको कैसे रिलेट किया जाएगा, सिंपल से समझिए। क्या ये प्री प्लान है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कैसे किया जाएगा? अगर मुकेश अंबानी जी को कुछ होता है खुदा ना खास्ता फ्यूचर में, तो आगे जो उनकी अनंत अंबानी है और आनंद अंबानी है, इनको ट्रांसफर करने से पहले 55% वेल्थ जो है वो गवर्नमेंट के पास चली जानी चाहिए। वो 55% वेल्थ जो है वो गवर्नमेंट यूज करेगी रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो क्या आप सबके मरने की कामना करने लगे? क्या आप जो छोटा वर्ग है वो कोशिश करे कि बड़ा वर्ग जो है वो खत्म हो जाए ताकि सरकार हमारे लिए कुछ बना सके? ठीक है, तो इस तरीके से ये इनहेरिटेंस टैक्स जो है जिसकी बात वो कर रहे हैं, रेलेवेंसी क्यों क्रिएट हो रही है? क्योंकि चेयरमैन है इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के। ऐसे कोई भी रैंडम इंसान बोलते तो कोई दिक्कत नहीं होती, बट क्या है, रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे करने की तरीका हो रहा है ये है। दो, इसको मैनिफेस्टो में नहीं लिखा हुआ है कांग्रेस ने, और कांग्रेस के कई लोगों ने ये भी बोला है कि ये इनका अपना बयान है, हमारा बयान नहीं है। अब तो वो तो है ही है, जब आपकी पार्टी की थिंकिंग बाहर निकलेगी तो आप यही कहोगे कि नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है कि क्या मैं आपके ऊपर क्वेश्चन छोड़ता हूं कि क्या अगर आप एक रिच पर्सन है वो एक क्राइम हो चुका है? क्या इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब यही है कि आप किसी से लेकर दे देंगे? अब एक मेरे को बहुत सिंपल सी चीज बताइए, पीएम किसान स्कीम चल रही है, नरेगा स्कीम चल रही है, तमाम आयुष्मान स्कीम चल रही है, ये कैसे चल रही है? जो टैक्स पे करा जा रहा है किसके द्वारा किया जा रहा है? जो जिनके पास ज्यादा पैसा है, और वो टैक्स रीजन के ज्यादा में भी आते हैं, उनसे गवर्नमेंट मोर देन 40% भी टैक्स ले लेती है। ठीक है, तो हर साल टैक्स स्लैब भी चेंज होता है। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब यह है, तो क्या रिच पर्सन पहले तो जीवन भर तो ज्यादा टैक्स दे ही, उसके बाद भी वो ज्यादा टैक्स दे खत्म होने के बाद भी, जब इनहेरिट होने का टाइम आएगा तब? तो ये एक सोचने का विषय है कि क्या मुकेश अंबानी, अनंत अंबानी, अडानी या कोई भी जिंदल है, जो भी बड़े बड़े लोग हैं, क्या उनका ये गुनाह हो चुका है? क्या वो सारा जो इंडस्ट्रीज है वो इंडिया में लगी नहीं है? क्या उसमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है? क्या लोग उनसे लोगों के घर नहीं चल रहे हैं? क्या केवल गवर्नमेंट ही एम्प्लॉयमेंट दे रही है, प्राइवेट सेक्टर नहीं दे रहा है? तो एक बार इस पर आप अपने विचार भी मुझे बताइएगा। इन दोनों पॉइंट्स को कैसे रिलेट किया है ये मैंने आपको पूरी तरह एक्सप्लेन किया है कि इनहेरिटेंस लॉ है क्या यूएसए में, 6 स्टेट्स में है, इस तरीके के रेशियो में है। पित्रोदा जी के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 55% आप गवर्नमेंट को दे देते हो। तो ये कंप्लीट जो है, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, और कांग्रेस को थोड़ी सी टिप्स अगर आप देना चाहें कमेंट सेक्शन में तो जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं इसी के साथ अगले किसी एक ज्वलनशील मुद्दे में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।